हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें कि जो अपना जो टॉपिक चल रहा है एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत यूनिट थर्ड में वो है भाई पर परागण की विद्या की। भाई पादपों में क्या पाया था, पर परागण पाया था, तो उसकी विधियों की बात कर रहे थे हम। तो टॉपिक है अपना पर परागण की विधियाँ। तो इसकी विधियों की बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे इसकी जैविक विधि के बारे में कि भाई वो विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, जीवों के द्वारा होती है। तो जैविक विधि के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ लिया है कि भाई कीटों के द्वारा परागण होता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कि भाई पक्षियों के द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा होता है, घोंगे के द्वारा होता है, वह अन्य जीवों के द्वारा भी होता है। तो इसमें से हमने सबसे पहले भी पढ़ लिया है कि भाई जो कीटों के द्वारा परागण पाया था पादपों में, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। आज अपना जो टॉपिक है यहाँ पे वो है पक्षी के द्वारा परागण। तो टॉपिक है अपना जैविक विधि के अंतर्गत पक्षी परागण। पक्षी परागण में आप समझ गए भाई, नाम से स्पष्ट है कि भाई पादपों में कि भाई जो परागण की जो क्रिया होती है पक्षियों के द्वारा होती है, वो क्या कहलाती है भाई, पक्षी परागण कहलाती है। अब इसके लिए एग्जाम्पल की बात करें भाई, जैसे कि जो सेमल का जो पादप होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है पक्षी के द्वारा परागण की क्रिया होती है। और हम देखें तो बिगोनिया जो पादप होता है उसमें भी पक्षियों के द्वारा परागण होता है। अन्य जो और भी पादप होते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के पक्षियों के द्वारा होता है। अब हम बातें करते हैं कि भाई इनमें पक्षियों के द्वारा परागण किस प्रकार से होता है। तो जैसे बात करें भाई सेमल की, कि इनके जो पुष्प होते हैं कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। तो जो बड़े पुष्प होते हैं, जैसे कोई बड़ा पुष्प है, ये इसका पुष्प वृंत हो गया, ये इसके भाई बाह्य दल हो गया, और ये दल भाग हो गया। तो कैसे होते हैं भाई, पुष्प बड़े होते हैं और इनमें क्या होता है, अंदर वर्तिकाग्र और पुंकेसर पाए जाते हैं, ठीक है, अंदर मकरंद पाया जाता है। तो पक्षी क्या करते हैं भाई, यहां से मकरंद लेने के लिए, या फिर जो छोटे कुछ कीट पाए जाते हैं भाई, छोटे छोटे और अन्य सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं भाई, पक्षी उनको खाते हैं। तो उन कीटों को खाने के लिए या मकरंद को ग्रहण करने के लिए जो पक्षी होते हैं वहां पुष्प पर आकर बैठते हैं, ठीक है, पुष्प पर आकर बैठ गए। अब जो पक्षी जो परागण करते हैं उनकी जो चोंच होती है वो कैसी होती है, लंबी होती है। जो अन्य जो पक्षी होते हैं उनकी तुलना में उनमें अनुकूलन के लिए क्या पाई, लंबी चोंच पाई जाती है। तो लंबी चोंच पाए जाने के लिए वो कहाँ अंदर से मकरंद ग्रहण करते हैं या विभिन्न प्रकार के कीटों को खाते हैं। तो इन पक्षियों की जो चोंच होती है, चोंच के ऊपर क्या होता है भाई, परागकण चिपक जाते हैं, ठीक है, पक्षियों की चोंच पर परागकण चिपक जाते हैं। अब परागकण चिपक जाते हैं तो जैसे ही उनकी चोंच पुष्प के वर्तिकाग्र के संपर्क में भी आएगी भाई, तो जैसे ही वर्तिकाग्र के संपर्क में आती है तो जो परागकणों का जो स्थानांतरण होता है वर्तिकाग्र पर हो जाता है। ये हम कह सकते हैं कि परागकण कहाँ, वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाते हैं और उनमें परागण की जो क्रिया होती है संपन्न हो जाती है। तो इस प्रकार जो हो जाता है पक्षी परागण हो जाता है। तो पहले इसमें हम लिख लेते हैं भाई, पादपों में पक्षियों के द्वारा होने वाली परागण क्रिया पक्षी परागण कहलाती है। पक्षी परागण कहलाती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात बताइए, कैसे सेम में होता है, सेमल के पादप में तो पक्षियों के द्वारा होती है। पक्षियों में भी क्या पाया था, अनुकूलन पाया था। तो विभिन्न प्रकार की चिड़ियां एवं पक्षियों की प्रजातियां विभिन्न प्रकार के या कई प्रजातियों की, विभिन्न प्रजातियों के पादपों या पौधों के परागण में सहायक होती हैं या योगदान देती हैं। ठीक है भाई,
तो इसमें क्या होती है, चिड़िया या फिर अन्य जो पक्षी प्रजाति क्या होती है, परागण में सहायक होती है। अब हमने बताया था कि भाई जो पक्षी होते हैं परागण में सहायक होते हैं, इनके लिए भी इनमें क्या पाया था, अनुकूलन पाया था। अनुकूलन किसी प्रकार से पाया था कि भाई इनकी चोंच कैसी होती है, लंबी होती है। शरीर साइज की बात करें, शरीर का आकार कैसा होता है, छोटा होता है कि उस पर आसानी से बैठ सकते हैं, उनकी टहनियों पर आसानी से बैठ सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि भाई परागण में भाग लेने वाले, परागण में भाग लेने वाले पक्षियों की चोंच लंबी होती है, वाले पक्षियों की चोंच लंबी होती है और इनका आकार कैसा होता है, छोटा होता है। वह इनका आकार मतलब शरीर आकार छोटा होता है। अब हमने एग्जाम्पल की बात बताई, तो भाई किस में हम पढ़ेंगे, हम यहाँ पर पक्षी परागण सेमल के पादप में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। एग्जाम्पल है सेमल। तो हम देखेंगे भाई सेमल में किस प्रकार से परागण होता है। तो सेमल के वृक्ष से, सेमल के वृक्ष में बड़े व आकर्षक लाल रंग के फूल खिलते हैं, लाल रंग के फूल खिलते हैं। कि भाई कैसे होते हैं, वो आकार में बड़े होते हैं। तो जिस समय इस पादप में, जिस समय इसमें फूल खिलते हैं, इसमें फूल खिलते हैं, उस समय पेड़ में एक भी पत्ती नहीं आती है। उस समय पेड़ में एक भी पत्ती या पर्ण नहीं होती है, ठीक है। इसमें लाल पुष्पों से लदा हुआ पुष्प सुंदर या हम कह सकते हैं आकर्षक दिखाई देता है, सुंदर आकर्षक दिखाई देता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, पक्षी इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इस पुष्प के सभी भाग मांसल मतलब गूदेदार, एक प्रकार से मांसल व श्लेष्मा युक्त होते हैं, वे श्लेष्मा युक्त होते हैं। पुष्प के लाल रंग से आकर्षित होकर, पुष्प के लाल रंग से आकर्षित होकर एवं इनके मांसल भागों को खाने के लिए, एवं इनके मांसल भागों को खाने के लिए पक्षी इस भाग तक पहुंचते हैं, तो साथ ही परागण क्रिया भी संपन्न हो जाती है। तो साथ ही परागण की जो क्रिया होती है वो भी क्या हो जाती है भाई, संपन्न हो जाती है। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल की हमने बात की थी भाई, क्या होता है बिग्नोनिया। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, बिग्नोनिया। उसमें हम पढ़ेंगे
कि उनमें भी क्या होता है, पक्षियों के द्वारा क्या होता है, परागण होता है। अब बिग्नोनिया में हम देखते हैं कि किस प्रकार से परागण होता है, कि जैसे पुष्प है, इसका ये पुष्प वृंत हो गया, बाह्य दल हो गए, और फिर होते हैं दल। तो बिग्नोनिया की बात करें, इसमें जो दल होते हैं आपस में मिलकर, संयुक्त मिलकर क्या बनाते हैं, लंबे नलिका के समान सतह बना लेते हैं दलपुंज। ठीक है भाई, कि भाई जो दल होते हैं आपस में जब संयुक्त रूप से मिल जाते हैं तो दलपुंज बना लेते हैं, और इनमें जो दलपुंज होता है कैसे होता है, लंबा नलिका रूपी संरचना होती है, लंबी नलिका के समान संरचना होती है। अब इसके अंदर भाई मकरंद पाया जाता है। तो जैसे ही जो पक्षी आते हैं लंबी चोंच वाले, इसके अंदर मकरंद ग्रहण करने के लिए अंदर की तरफ चोंच डालते हैं, तो जो परागकण होते हैं वो इनकी चोंच से चिपक जाते हैं, और फिर जैसे ही बाहर आते हैं तो जो वर्तिकाग्र होती है उनके जब संपर्क में आते हैं तो इनमें क्या होता है कि वर्तिकाग्र के संपर्क में आने पर इनमें क्या होती है, परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो लिखेंगे कि बिग्नोनिया में, बिग्नोनिया के पुष्प में दलपुंज संयुक्त रूप से मिलकर भाई क्या एक नलिका रूपी संरचना का निर्माण करते हैं। तो नलिका रूपी संरचना का निर्माण करते हैं। इस नलिका के आधारीय भाग में मकरंद पाया जाता है। तब भाई बनाया था नलिका हो गई, इसके आधार भाग में क्या पाते हैं भाई, मकरंद पाया जाता है। तो इस नलिका के आधारीय भाग में मकरंद पाया जाता है। ठीक है भाई, इसकी दलपुंज नलिका बड़ी होती है, इसकी दलपुंज नलिका इतनी बड़ी होती है कि लंबी चोंच वाली चिड़ियां, लंबी चोंच वाली चिड़ियां जब अपनी चोंच नलिका के अंदर डालती है, तो पुंकेसर से निकले, या हम कह सकते हैं जो परागकोश से जो परागकण निकलते हैं वो भी कहाँ होते हैं, इनसे चिपक जाते हैं। तो पुंकेसर से निकले परागकण पक्षियों की चोंच से चिपक जाते हैं, इनकी चोंच से चिपक जाते हैं। यह चिड़िया जब, ये पक्षी जब किसी ऐसे पुष्प का मकरंद चूसती है, जब किसी ऐसे पुष्प का मकरंद चूसती है, जिससे जायांग होकर बाहर निकल रहे हों, भाई जायांग बाहर निकल रहा होता है पुष्प में। अभी बनाया था भाई पुष्प हो गया लंबी नलिका का, जायांग बाहर निकल गया, बाहर की तरफ क्या होता है, वर्तिकाग्र भाग पाया जाता है। ठीक है, तो जब चोंच
वर्तिकाग्र में संपर्क में आती है तो जो परागकण होते हैं वो भी कहाँ होते हैं, चोंच पर, वो सॉरी वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। तो बाहर निकल रहे हों तो ऐसी अवस्था में चोंच पर चिपके हुए परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं और परागण क्रिया संपन्न हो जाती है। वे परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। यहां तक क्लियर है भाई। ये होता है पक्षी परागण।